नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश के राजनीतिक हलकों में बहुत हलचल है। खासकर भाजपा के खेमे में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ममता बनर्जी चुनौती देंगी, वह भी एक ब्यूरोक्रेट के लिए। जिस तरह की चुनौती उन्होंने भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी है, वह अपने आप में आश्चर्यजनक है। और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो राजनीति को नई दिशा भी दे सकती हैं, विपक्ष की नई एकता की भी राह खोलती हैं और खुद ममता बनर्जी को भी कई मुश्किलें भी हो सकती हैं, इसकी भी संभावना है। ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल हैं। वह पश्चिम बंगाल की राजनीति के जानकार हैं और वह काफी लंबे समय तक वहां रहे भी हैं। सर, आपका स्वागत है जनज्वार में। और ममता बनर्जी के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी ही होगी, काफी दिलचस्प थी। करीब 32 मिनट की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो हमें पूरा पृष्ठभूमि देखना चाहिए जी। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, ममता शुरू से ही यानी 2016 से ही मान लें तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बंगाल में नजर आ रही है। पिछली विधानसभा में जब कम सीटें मिली, बीजेपी को 3 सीटें मिली, तभी बीजेपी ने सोच किया था कि यहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरह से लेफ्ट को आउट किया है, हम ममता बनर्जी को आउट कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है, पावर है, सक्षम है, हम केंद्र में पूरी ताकत है। तो नारद घोटाला जो कांड है, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला याद रखिए, वो 2016 का है, यानी उस समय से तैयारी चल रही थी। नरेंद्र मोदी के दिमाग में, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग में देखिए 7 साल से कुछ नहीं चल रहा है सिवाय राजनीति के। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कैसे इसको बढ़ाया जाए। बल्कि मैं तो कहूँगा 2002 से ही राजनीति में उतरे हुए हैं, उनको और कोई मतलब ही नहीं है। तो ममता बनर्जी को वहां से वो नाबूद करना चाहते थे, इसीलिए पूरी प्लानिंग की गई थी कैसे उनको फंसाना है, पूरी ताकत लगा दी गई। ममता बनर्जी भी समझ रही थी कि इनके लिए सॉफ्ट टारगेट जो है पश्चिम बंगाल है। इनको लगता है चूंकि लेफ्ट का सारा जितना कैडर था वो हमारे पास आ गया है और खत्म हो रहा है, तो ये अब टारगेट हमें को करेंगे। इनको लगता है कि लेफ्ट का जो वोट खाली है वो किस तरह से हमें मिल जाए और हम ले जाएं, ममता को आउट कर दें। तो ममता दूसरे एक बंगाल के लोगों की एक अपनी थोड़ी सी, हर आदमी की जैसे सिफत होती है, वो जल्दी कहना चाहिए उत्साहिए तो उकस जाएंगे, नहीं भड़क जाएंगे। तो ममता बीजेपी ने टारगेट किया ममता को और ममता ने भी हर चीज का तुर्की बतुर्की जवाब देना शुरू किया। जो अभी हालिया कांड है, एक तो वैसे ही बीजेपी हार की गलान थी कि पूरी ताकत लगा देने के बाद, अरबों खरबों रुपया फूंक देने के बाद उनको कुल मिला के वो सरकार नहीं बना पाए। 76 सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ा, जबकि ममता बनर्जी लगभग वही है, जितनी सीटें उनकी पिछली बार थी 222 के आसपास, इस बार भी उनके पास 214 है, कम सीटें उनकी नहीं ज्यादा है। तो उनको लगा ये इतनी हमारी ताकत के बावजूद हम क्यों पीछे हो गए। तो वो ममता को एन केन प्रकार घेरने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो नारद घोटाले कांड में, फिर देखिए वो 5 साल पुराना मामला था, वो फिर फाइल खोली गई और उनके सत्तारूढ़ होते ही दो उनके कैबिनेट मिनिस्टर यानी काबीना मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद हाई कोर्ट का हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट मामला आया। इसी बीच वहां के जो राज्यपाल हैं वो भी पूरी राजनीति पे उतारूंगा। वो ऐसा लगता है कई बार कि वो राज्यपाल की सारी संवैधानिक मान्यता जो मर्यादा है उनको तोड़ करके वो सीधे जाकर के बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गए हैं। एक तो वो ये जो मामला आया प्रधानमंत्री यास तूफान के बाद जो हवाई दौरा किया और एक मीटिंग करने कलकत्ता गए, उसमें उन्होंने फिर ममता को भड़काया। एक तो नेता विरोधी दल बुला लिया जो उन्होंने उड़ीसा में नहीं बुलाया था। हाँ बिल्कुल, ये बात चर्चा में भी, उड़ीसा में नहीं बुलाया। और उसके बाद राज्यपाल भी वहां बैठे, मुख्यमंत्री को बुलाया गया। मुख्यमंत्री समझ गई कि ये तो उन्हें जलील करने का हिस्सा है, क्योंकि वो जो बंगाल में नेता विरोधी दल है वो वही है जो कभी उनके बहुत खास हुआ करते थे, सुवेद अधिकारी, उनको ममता पसंद नहीं करती, वो नहीं गई, जानबूझ के नहीं गई, कोई ऐसा नहीं है। और मजे के बाद इन्होंने किसी अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजा, उसको भी अपने साथ लेने, अलापन बंदोपाध्याय को भी अपने साथ ले गई, किसी सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा गया। अब ये एक तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री का घोर अपमान है, अवमानना भी है कि उन्होंने आपकी परवाह ही नहीं की, यानी अवमानना ये कि आपकी परवाह ही नहीं की। उसके बाद
अब केंद्र चूंकि जानता है कि ममता को तो बिगाड़ नहीं सकते, ममता भी जैसे यहाँ मोदी जी चुने हुए नेता है वैसे वहां ममता बनर्जी जी चुने हुए नेता है, क्या कर लोगे आप? फेडरल स्ट्रक्चर अपने देश का है। एक ही तरीका हो सकता था ब्यूरोक्रेट की गर्दन पकड़ो, और इन्होंने फट से जो 1954 की एक दफा धारा 6/1 है उसके 6/1 है जिसके तहत डीओपीटी को ये पावर है कि वो बुला ले केंद्रीय जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, कहा आगे प्रतिनियुक्ति पर आओ। अब लेकिन एक और भी है 1969 की धारा 7 है जिसमें ये तब तक वो अधिकारी नहीं आ सकता जब तक कि उसको उस जहां वो तैनात है वहां की राज्य सरकार उसको रिलीव न करे। उन्होंने किया नहीं, तो जाहिर है उस कॉन्फ्रेंस में जब वो पर्चा दिखा रही थी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी उसका जिक्र कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य से हमारी बातचीत हुई है। हाँ, नहीं, राज्य से हमारी बातचीत हुई लेकिन कंसेंट का है। ममता ने ये नहीं कहा कि हमारी कंसेंट है, जब तक सहमत नहीं है तब तक तो उस पर्चे कोई बात नहीं। और जो बातचीत हुई थी उसमें यह था कि इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था, आलापन बंदोपाध्याय को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था जो कि 31 मई को रिटायर हो गए थे। तो वो उन्होंने कहा ठीक है हम एक्सटेंशन नहीं लेंगे और इस्तीफा दे दिया। ममता इस बात के लिए समझ चुकी थी, आलापन भी समझ चुके थे, उन्होंने फट से उन्होंने विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया, क्योंकि अगर वो 3 महीने के एक्सटेंशन लेते तो ये परेशान तो करते, उन्हें बुलाते बार बार, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम आपको विशेष सलाहकार का दर्जा देते हैं। एक और हुआ कि आलापन के भाई अंजन बंदोपाध्याय जो कि खुद भी एक अच्छे टीवी एंकर हैं, उनकी भी कोरोना से डेथ हो गई, तो एक मानवीय आधार भी बनता था कि आलापन को अभी न बुलाया जाए, तंग न किया जाए, लेकिन फिर भी किया गया। अब केंद्र सरकार की घोर अवमानना हुई। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? वो आलापन का बारे में हो सकता है कि उनके पेंशन में रोड़े अटकाए, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा कभी होगा, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे किस्से हो चुके हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री की अवहेलना करते थे, इनकी मीटिंग में नहीं जाते थे जब बुलाए जाते थे। और जब एक बार 2013 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने यहाँ लाल किले पर संबोधन किया, उसके पैरेलल मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे वहां एक किले की प्राचीर से खुद भी बिल्कुल समानांतर संबोधन किया। तो सर कहने का मतलब है आपका ये कि जिस बात को भाजपा कह रही है कि यह एक संवैधानिक पद और गरिमा की अवहेलना है, वह बात हमारे राजनीति के सिलसिले में पहले से भी चलती रही है। तो सर अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली हिंदी बोली ममता बनर्जी ने लगभग 6 मिनट होते होते, वह हिंदी में कहा कि हमने पहला ऐसा निर्मम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को देखा है, यह पहले ऐसे आदमी है, और कहा कि यह मतलब वो है, क्या कहते हैं, रंजिश है, उसके लिए एक शब्द दूसरा इस्तेमाल किया। और यहां से वो अपने भाषण को, बातचीत को शुरू करती है, फिर आरोप पर आरोप लगाती है। सर इस निर्ममता की मतलब क्या दिशा है जो ये बात कह रही है, निर्मम और निर्दयी प्रधानमंत्री? यहाँ थोड़ा मामला, यहाँ पे एक पॉलिटिकल मामला है। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और मेरा मानना है कि संवैधानिक रूप से वो भी चुनी हुई राजनेता है, तो वो उनको ये ताकत भी है कि वो किसी प्रधानमंत्री को कहेंगे कि वो निर्मम है या ये लोग बदले की राजनीति कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए प्रधानमंत्री उनका कुछ नहीं कर सकता। अब वो जमाना गया कि सरकार गिरा दी जाएगी। भाई 1996 में जो मुंबई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मुंबई मामले में कि आप बार बार सरकार नहीं गिरा सकते, सरकार फ्लोर टेस्ट एक सदन में ही होगा, तो ये पावर अब केंद्र पर रही नहीं। तो उनको ये अधिकार है कि वो, चूंकि पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, कि वो सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको निर्मम बता दें। और निर्मम बताने का मतलब है कि मोर्चा खोल दिया गया दोनों तरफ से। भाई इन्होंने भी खुला हुआ है, उन्होंने भी आपको निर्मम और बता दिया और निष्ठुर बता दिया। इसका मतलब है कि आपके साथ कोई सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं रखे जा सकते। तो वो जो केंद्र और राज्य के पहले सौहार्दपूर्ण रिश्ते होते थे, जैसे कि आज से अगर आप पीछे जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो आखिर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, तब वहां पर सीपीएम की सरकार थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य आते थे और उसी तरह की बातचीत होती थी। ना वाजपेयी कभी सीपीएम के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते थे, ना बुद्धदेव भट्टाचार्य खिलाफ करते थे, ना बुद्धदेव भट्टाचार्य उनकी पार्टी के खिलाफ करते थे। चुनाव समय की अलग बात है। लेकिन अब मोदी जी ने खुद ये पहल कर दी है कि सीधे सीधे टिप्पणियां शुरू कर दी। मैं कहूंगा अगर ममता ने यह कहा
तो उसके पहले मोदी जी भी तो बार बार वहां जाके दीदी ओ दीदी जिस तरह से बोलते थे, वो भी तो बहुत शोभनीय नहीं था। आप एक भद्रलोक के बीच जाके देखिए, उनको उकसाने की, जो मैंने शुरू में कहा, उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। बंगाल एक हुज्जते बंगाल एक शब्द, मतलब ये जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की उसी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है जिसके खुद वो ध्वजावाहक रहे हैं। अब सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक अपील की, और जैसा कि दिख रहा है कि मतलब विपक्ष की नेता बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष एक हो जाए, सभी राजनेता एक हो जाएं, बड़े नेता एक हो जाएं, एनजीओ वाले एक हो जाएं और आईएएस आईपीएस एक हो जाएं और इनके खिलाफ एकजुट हों, क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दो बातें देखिए अजय जी। एक तो ये बीजेपी के भी फायदे में जा रहा है कि हम जानबूझ के एक ऐसा अपना प्रतिद्वंदी तैयार करें जिसको हम समझ लें कि ये हमारा प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है, मतलब लॉन्ग टाइम उसका, या उसका अपना बेस बहुत ज्यादा नहीं हो। क्योंकि जितना ममता बनर्जी के कद बढ़ेगा उतना ही कांग्रेस से, बीजेपी ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कद घटेगा। अभी तक का जो मामला है उसमें ये मानते हैं कि भाई जब तुलना करते हैं कि प्रधानमंत्री और अगर विपक्ष से आएंगे तो राहुल गांधी होंगे, वो जो राहुल गांधी की कुर्सी है उसकी जगह चेहरा जो आ रहा है वो ममता का आ रहा है। ममता जितना अपील करेंगी, ममता लोगों को बुलाएंगी, अपोजिशन को एक करने की कोशिश करेंगी। अपोजिशन देखिए वो तो क्यों नहीं ममता के साथ जा सकता, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं। सवाल हिंदी बेल्ट का था, हिंदी बेल्ट में कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी प्रधानमंत्री पद की चाह रखता हो, जैसे कि ना तो अखिलेश यादव अभी ये और ना रखते हैं तेजस्वी यादव, जो है ना, ये दोनों नहीं रखते, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं, तो वो ममता के साथ जा सकते हैं। जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी कांग्रेस को। तो बीजेपी तो चाहती है कि ऐसा हो। एक तरह से मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की मंशा भी है कि ममता बनर्जी, मैं फिर वही आ रहा हूं कि ममता बनर्जी बढ़ के इस तरह के बयान दें जिससे उनका कद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के आए। और अगर आपकी इस बात को ठीक माना जाए तो थोड़ा मैं एक इशारा करना चाहूंगा कि जिस दिन जीत के आई ममता बनर्जी उस दिन राहुल गांधी ने बधाई दी और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा हारी है। तो कहीं केंद्र में भी उसी तरह की बधाई के लिए हो सकता है कांग्रेस तैयारी में हो और ममता बनर्जी को ही अपना नेता भविष्य में मान ले। जैसे स्थितियां वो एक औपचारिकता थी, बधाई देना एक औपचारिकता है, लेकिन अभी जो ममता और वर्सेस मोदी चल रहा है उसमें कांग्रेस चुप्पी साधी। प्रधानमंत्री जिस दिन के 2 साल पूरे हो रहे थे दूसरे कार्यकाल के और मन की बात उसी दिन हुई, सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ममता का जिक्र नहीं आया, जबकि उसके एक दिन पहले ही सारा मामला हो चुका था 28 मई को। तो आप क्यों नहीं ये बात, ममता वाली बात लेकर के आए हैं? तो कहीं कांग्रेस को भी ये कहीं ना कहीं भान है, इसलिए कांग्रेस अपने किसी कॉन्फ्रेंस में या बंगाल के चुनाव में भी कांग्रेस चुप्पी साधे रही, क्योंकि उसे पता है कि ममता का उभार कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज मान लीजिए यूपीए में ममता है और एक तरह का बने भी तीसरा गठबंधन फिर बन जाता है, तो अब यूपीए नहीं, अब तीसरा गठबंधन के बनने के चांस ज्यादा हैं जिसको ममता लीड कर सकती हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं, मुझे लगता है सीपीएम छोड़ के बाकी किसी पार्टी को युद्ध नहीं होगा, डीएमके को भी नहीं होगा, ना आंध्र में कांग्रेस को होगा, ना तेलंगाना को होगा जी, ना उद्धव ठाकरे को होगा। तो ये एक तरह से ममता का कद जो है वो एक बड़े प्रतिद्वंदी नेता के रूप में सामने आ रहा, और इसीलिए ममता भी चाहती, ममता हर आदमी सपना देखता है कहीं ममता के मन में भी होगा। आखिर ममता तो कुछ भी नहीं थी, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता होते होते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 96 में और फिर अपनी पार्टी बनाई और अकेले दम पे बंगाल फतेह कर दिया। तो बंगाल की शेरनी तो नहीं, तो उन लोगों को क्या दिक्कत है, अपोजिशन सारा एक हो सकता है। तो जो 96 के आसपास जो स्थितियां बनी थी जब नरसिंह राव सरकार गई है, ये सारे विरोधी दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और देवगौड़ा है, इस तरह हो सकता है प्रयोग। अच्छा सर, आखिरी बातचीत हमारे इस सवाल पर खत्म होगी कि उन्होंने कहा कि मैंने इतना आंदोलन किया है और इतनी लाठियां खाई हैं, इतने चोट के निशान हैं कि मैं किसी से डरती नहीं, हम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप चूंकि वहां पत्रकार रहे, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है किसी राजनीति की
विचार प्रक्रिया को बदलने में, राजनीति में वरदहस्त हासिल करने में, क्या ममता बनर्जी में वह दिखाई देता है आपको कि भविष्य में मुकाबले में मद्दा रखती है मोदी का मुकाबला करने का? देखिए, मैं ममता को मैंने बंगाल में देखा है, उनके काम की शैली भी देखी है। सन 2000 में चमकाई तल्ला, एक जहाँ दीघा, जहाँ ये आज तूफान आया था, उसी तरफ एक जगह है चमकाई तल्ला, इंटीरियर में बंगाल में। वहां पे एक रैली हुई थी ममता बनर्जी की, टीएमसी की। बहुत भीड़ जुटी थी और बारिश भी खूब हो रही थी। बारिश हो रही थी, कलकत्ता बंगाल में बारिश होती है। तो जो वाम मोर्चा की सरकार थी उसने तय किया था इनको वहां जाने नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए। उसमें वाम का कैडर, जो लेफ्ट फ्रंट का कैडर था, और ममता कैडर में खूनी लड़ाइयां चल रही थी। और ममता बनर्जी ने को भी तय कर लिया कि मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी उस भारी बारिश में बाइक में बैठ करके भीगती हुई गई, रैली को एड्रेस भी किया, और उस समय शायद ज्योति बसु सरकार थी, देखते रह गई, कुछ नहीं कर पाई। तो जो ममता की जिजीविसा को मैंने वहां देखा कि वो कैसे, जो रैली मैंने उस पर एक संपादकीय लिखा था, चमकाई तल्ला की चमक। तो जो ममता इस तरह की रैली कर सकती हैं, जो इस तरह से वाम मोर्चा, मैं कहूंगा अभी तो ये कुछ भी नहीं है वहां पे, बीजेपी जो कुछ का कैडर थोड़ा बहुत आया वो लेफ्ट का ही टूट किया जाए। वाम मोर्चा का बहुत सशक्त आधार था, उस पूरे आधार को खत्म ध्वस्त करके अगर ममता आई है तो ऐसे नहीं आएंगी। ममता बहुत ताकत रखती हैं, अगर नहीं बीजेपी उनको हल्के में ले रही है तो गड़बड़ है। जी चलिए, धन्यवाद सर बातचीत के लिए, काफी जानकारियां दी। हम लोग आज बातचीत कर रहे थे ममता बनर्जी में क्या वह मादा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वह मोदी के मुकाबले चेहरा बन सकती है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ललकार वाली थी। लगभग अगर आप किसी रैली में होती वह प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बदल दे तो वह एक तरह से ललकार है प्रधानमंत्री मोदी को और साथ ही उनके दाहिने हाथ अमित शाह को। अब देखने वाला समय बहुत जरूरी है अगले सालों का कि कैसे भारत की राजनीति की वह सारे ध्रुव और समीकरण बदलते हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक हमलावर होती जा रही है। धन्यवाद।